We are about to start the session. It's 2:59. अभी अगर आप वॉइस म्यूट कर लें, एवरीवन अगर सारे इसको कर लें, सेशन जो है वो 3 पे स्टार्ट करेंगे. We'll have 1 hour and 30 minutes for the presentation. इसमें I'll introduce the concept and everything, and afterwards we'll have 30 minutes जिसमें हम Q&A further लेंगे इस जो है वो presentation उससे related. Any minute क्या है, in 1 minute I'll start the session. Thank you all for joining. मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अफजल है. I'm a chartered accountant as well as a certified internal auditor. कोई गालिबन total 14 plus years मेरा internal audit का experience है. उससे पहले 3.5 साल फर्गसन लाहौर से मैंने articles किए थे, वहाँ पर उसका experience है. Currently working as a chief audit executive in Transworld, एक IT company है. उससे पहले PTCL में रहा हूँ, उससे पहले Allied Bank में भी रहा हूँ. So I'll start the session. Presentation mode में मैंने इसे डाल दिया हुआ है. Let me know if anyone can confirm कि वो screen देख सकता है. Just please let me know. ये नजर आ रही है. Perfect है. चलें जी, let me start formally जी. नया standards आ चुके हैं, इन्हें कहते हैं International Professional Practices Framework (IPPF). 2017 जो है वो, बल्कि जी फिलहाल सर डिस्प्ले सेटिंग में जाके ना इसका प्रेजेंटेशन मोड कर दें. असल में डिस्प्ले सेटिंग में जाके ये असल में वैसे नजर आ रहे हैं यहाँ से. जी, सो स्लाइड शो, इज दिस बेटर? चलें जी. So thank you जी फैसल साहब, thank you very much. Anyways, so I've started जी, started जो है वो इसमें 2017 का previous framework था जो अब 2024 में अपडेट हुआ है. लेकिन स्टैंडर्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में बैक पे आपको बता दूं. स्टैंडर्ड सबसे पहले 1957 में जो है ना जनरल स्टेटमेंट्स बनी थी. उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली अपडेट होते रहे. स्टैंडर्ड्स की जो करंट फॉर्म थी वो 2002 के अंदर बनी थी. फिर 2006 में भी अपडेट हुआ, 2012 में भी अपडेट हुआ, 2017 में भी अपडेट हुआ. ये जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें पहले कहा जाता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. ये मैं मार्कर के साथ थोड़ा सा दिखा दूंगा यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड्स थे जिनको कहा जाता था. इसके अलावा स्टैंडर्ड्स की दो, इसमें मैंडेटरी गाइडेंस होती थी और फिर स्ट्रांगली रिकमेंडेड गाइड होती थी, जिसको रिकमेंडेड गाइडेंस कहते हैं. मैंडेटरी गाइडेंस में कोड प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ एथिक्स आता था. इसके अलावा इनकी डिटेल्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी होती थी और सप्लीमेंटल गाइडेंस जिसमें वो प्रैक्टिस गाइड्स कह रहा होता था या जी टैग या GAIP, ये सारी चीजें उसमें होती थी. 2024 के अंदर क्या हुआ कि 2024 के अंदर इन्होंने स्टैंडर्ड्स में से जो है वो ये जो सारे कोड प्रिंसिपल, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ एथिक्स है इनको मर्ज कर दिया. को मर्ज कर दिया और एज वेल एज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड को मर्ज कर दिया और उसको जो है वो एक डोमेन्स के फॉर्म में उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब स्टैंडर्ड्स की 5 डोमेन्स है. इनका नाम जो है उन्होंने चेंज करके ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स रख दिया हुआ है. इट्स नो लॉन्गर कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. इसके साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड्स और इनकी डोमेन्स हैं, दिस इज द मैंडेटरी गाइडेंस, और इस मैंडेटरी गाइडेंस के साथ एक एडिशनल मैंडेटरी गाइडेंस ऐड हो गई है. इसका नाम टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स होगा. हम आगे जाके देखेंगे कि टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है. मूविंग ऑन, 2017 क्या था. तो 2017 के जब स्टैंडर्ड्स आए थे तो उस वक्त भी जो है वो डेफिनेशन. अस्सलाम वालेकुम, कैन एवरीवन हियर मी? जी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. सर बिलाल, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है. मैंने मैसेज भी किया था लेकिन जो दूसरे फैसल साहब बोले थे उनकी आवाज क्लियर आ रही थी. आपकी सर आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है. तो जी अभी क्लियर हो रहा है कुछ? इज इट बेटर? कैन एनीवन एल्स कंफर्म कि ये मेरा इंटरनेट का इशू ना हो या किसी और को भी डिस्टॉर्शन आ रही है? थोड़ी सी है डिस्टॉर्शन बिलाल साहब, लेकिन इट्स जी यू आर राइट बिलाल, डिस्टॉर्शन आ रही है काफी सारी. सर बिलाल, आप बाकियों की आवाज में नहीं आ रही, सिर्फ आपके वो तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है. लेट मी जी चेक. मैं अपनी वॉइस की सेटिंग्स थोड़ी सी बेहतर कर लेता हूँ. हाउ अबाउट नाउ? मैं अगर अब ऑडियो बताऊं तो आप कैसी ऑडियो बेहतर हुई है? अब बेहतर हुई है. इज इट बेटर? Yes. Bilal, it is a wee bit better, but it is not audible in a sense it should be. वो बहुत ज़्यादा distortion है अभी भी still. अच्छा, allow me to
स्टॉप शेयर मैं अपनी सेटिंग्स को एक दफा देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। जी इज इट बेटर? जी ठीक है। अब बेहतर हुई आवाज कुछ? जी सर, अब बेहतर है। चलें, दैट्स गुड। मैंने थोड़ी सी वॉइस की सेटिंग्स पीछे से चेंज करने की कोशिश की है। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन जी। अगेन बैक टू द प्रेजेंटेशन। आपको विजिबल हो गई प्रेजेंटेशन? मोड सर वैसा कर दें डिस्प्ले सेटिंग में से। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके स्क्रीन इसको सो एरो खत्म करें पहले, उस पे आए। जी। आप ठीक है जी? जी सर, राइट। चल परफेक्ट जी। सो लेट मी रीस्टार्ट फ्रॉम वेयर इट एंडेड अर्लियर। जी, तो स्टैंडर्ड्स जो है वो सेम रहे थे। डेफिनेशन और कोड ऑफ एथिक्स सेम रही थी बैक इन 2017। 2017 में जो है वो चीज जो ऐड हुई थी, दैट वाज मिशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, एंड द फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट इंट्रोड्यूस करवाया था। ट्रेडिशनली जो ऑडिट रहा है हमेशा वो फोकस रहा था कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच के ऊपर, या वैल्यू को बात करता था तो वो जनरली ऑब्जर्वेशंस की या फाइंडिंग्स की बात करता था। कंसल्टिंग की थोड़ी सी बात शुरू की उन्होंने बैक इन 2002, फिर 6 में थोड़ा सा उसको रीइंफोर्स किया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड्स की एवोल्यूशन जो है वो इज मूविंग फ्रॉम जो है वो ट्रेडिशनल रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, बल्कि उसको वो ज्यादा, अगर आप स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो उसको पोजीशन कर रहे हैं एज अ ट्रू बिजनेस पार्टनर, और उसमें इनसाइट से भी आगे वो कॉन्सेप्ट लेके चले गए। सो द मिशन उन्होंने जो है वो अपना मिशन में जो बाकी चीजें तो सारी डेफिनेशन से आएंगी, बट वर्ड इनसाइट जो है वो बस फोकस जो उस वक्त इनका फोकस में आया था। सेकंड चीज जो उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज कोर प्रिंसिपल्स। कोर प्रिंसिपल्स 10 थे। अगेन जो है वो ये सेपरेट एज अ मैंडेटरी गाइडेंस आए थे। टेकन एज अ होल है, सबको ऑपरेट करना है, इफेक्टिवली करना है, एटसेट्रा, एवरीथिंग। इन कोर प्रिंसिपल्स के साथ एक प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम वाज कि ये स्टैंड अलोन पड़े हुए थे आईपीपीएफ फ्रेमवर्क के अंदर। अगर आप जो है वो कल कंफर्मेंस करवाने जाते हैं, ईक्यूए करवाने जाते थे कहीं से, तो इन कोर प्रिंसिपल्स को किस स्टैंडर्ड के साथ मैप करना है ये आपकी जजमेंट हो जाती थी। इस चीज को उन्होंने 2024 के फ्रेमवर्क में एड्रेस कर दिया हुआ है। सो इसको जो है वो अगेन जो अगर आप देखें कि इनसाइटफुल, प्रोएक्टिव एंड फ्यूचर फोकस्ड, ये किसी स्टैंडर्ड से लिंक नहीं हो रहा था पहले, so it was difficult to actually make a correlation for the core principles. 2017 के एवोल्यूशन में उन्होंने कुछ चीजें चेंज की। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन गाइड में पहले प्रैक्टिस एडवाइजरी से उनको इम्प्लीमेंटेशन गाइड बना दिया। इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि इनमें दो चीजें आ रही थी। नंबर वन, कंसिडरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर टू जो है वो इसकी एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस जो है। ये दो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स में आती थी। बहुत सारे लोग जो स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे, उनको अगर कोई गाइडेंस चाहिए थी कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड में अवेलेबल थी। लेकिन चूंकि ये कोर स्टैंडर्ड्स का पार्ट नहीं था, तो बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते थे। वो कोर स्टैंडर्ड जो बेस स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट्स तक सिर्फ फोकस रहते थे। सप्लीमेंटल गाइडेंस जो है वो पहले प्रैक्टिस गाइड्स आवाज वगैरह चली थी, गई है उनको बिलाल साहब। सप्लीमेंटल गाइडेंस कह दिया गया। ये कुछ तो प्रोसेस स्पेसिफिक या बिजनेस प्रोसेस स्पेसिफिक होती थी जिनको पीजी कहा जाता था, और बाकी जो है वो टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड जो है वो जी टैग या कैट्स जो है ना वो बनाई जाती थी। ये कोर्स कंटेंट बाय कंटेंट या टॉपिक वाइज होता था, जिसका आई अपनी सेपरेट गाइडेंस देता था और अभी भी देता है, तो दे आर स्टिल एप्लीकेबल, अभी भी ये अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर्स पहले होते थे, जब आ गया तो 2017 का पेपर तो उन्होंने इनको अबॉलिश कर दिया। अच्छा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो एग्जिस्टिंग थे ये टोटल 11 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जिनमें से एक एट्रीब्यूट कह लें और दूसरी जो थी वो दो कैटेगरी से दूसरा परफॉर्मेंस है। एट्रीब्यूट की जो है वो ये चार टाइप्स होती थी, अथॉरिटी या मैंडेट,
1000 सीरीज में था, इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट 1100 में कवर होती थी, बाकी सो ये प्रोफिशिएंसी, ड्यू केयर और QNIP प्रोग्राम जो है वो ये भी एट्रीब्यूट्स में आता था। परफॉर्मेंस कैसे करनी है उसके लिए जो है वो अलग से ये 7 जो है वो सीरीज की पूरी मैनेजिंग हो गया, नेचर 2200, 2300, 24, 25 और 2600। bear in mind, अब there are no attributes or performance standards in the 2024 framework। ये दोनों कैटेगरीज की जो है वो बाइफर्केशन खत्म कर दी गई हुई है। अब स्टैंडर्ड्स जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड्स, अब उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन तब जो कैटेगरीज, और अगर आप अभी भी 2017 का फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं तो दो टाइप के स्टैंडर्ड्स, एट्रीब्यूट और परफॉर्मेंस है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टैंडर्ड्स कहे जाते थे। जब आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो नीचे A1, A2, C1, C2 अगर आप पढ़ते थे तो ये इम्प्लीमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एश्योरेंस या कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए ये सेपरेटली स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर आते थे। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर कोई देख रहा है और वो पढ़ता है तो उससे ये अंदाजा हो जाए कि ये 2010 बाय A1 मींस कि ये एश्योरेंस से रिलेट करता है, बाय C1 मींस कि ये कंसल्टिंग से रिलेट कर रहा होता है। कंटिन्यूइंग कोड ऑफ एथिक्स 4 थे, अगेन बिहेवियर गवर्न कर रहे थे, इंटेग्रिटी था, ऑब्जेक्टिविटी था, कॉन्फिडेंशियलिटी था और कॉम्पिटेंस था। ये 4 कोड ऑफ एथिक्स थे। ये सबसे पहले 2002 में लॉन्च हुए थे कोड ऑफ एथिक्स, एंड देन इवेंचुअली वो बाद में इसको इम्प्रूव करते रहे। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर उन्होंने काफी मेजर चेंजेस किए हैं अगेन नए स्टैंडर्ड्स स्कीम के अंदर। अब आ जाते हैं हम न्यू स्ट्रक्चर पे। आई जस्ट वांटेड कि मैं एक प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये पता चल जाए कि पुराना स्ट्रक्चर था क्या और नए स्ट्रक्चर में क्या चीजें आ रही हैं। दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर। न्यू स्ट्रक्चर के अंदर इसका नाम फ्रॉम प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग से अब चेंज होकर ग्लोबल IS स्टैंडर्ड्स हो गया है। इसके 5 डोमेन्स हैं। 5 डोमेन्स आपके सामने विजिबल हैं: पर्पस, एथिक्स, गवर्निंग, मैनेजिंग और परफॉर्मिंग। प्रिंसिपल्स इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले रिलेट किया था कि पुरानी जो 2017 के फ्रेमवर्क्स में 10 जो है वो स्टैंडर्ड्स थे, 10 वो प्रिंसिपल्स थे, सॉरी, और अब जो है वो 15 है। रीजन क्यों 15 है? क्योंकि ये जो 15 प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्टली 15 कैटेगरीज जो है वो इनके सब कैटेगरीज के साथ लिंक होते हैं। सो जो पहले 11 सीरीज थी जो है वो 11 कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स थे जो कि जो है वो सीरीज में आ रहे थे, अब उनको 15 के साथ रेप्लिकेट चेंज कर दिया गया। सो एवरी कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड जो इसके अंदर आएगा, पर्पस के अंदर या एथिक्स और सब के अंदर, उसके साथ एक पीछे प्रिंसिपल एसोसिएटेड है। और वो प्रिंसिपल एक जो है ना वो एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है, हम आगे जाके उसको देखेंगे भी कि वो क्या, और अब कंफर्मेंस उसके साथ मेजर हो सकती है क्योंकि नीचे उसकी कंसिडरेशंस और इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स भी साथ में ही आ रही है। इसके अंदर 52 स्टैंडर्ड्स हैं। इनको नीचे जब बाइफरकेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कंसिडरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस यहाँ पर आते हैं। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि 2017 के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि आप जो है वो, अगर आपने स्टैंडर्ड को पढ़ लिया तो आपको अगर डिटेल गाइडेंस चाहिए थी तो आप सेपरेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड जो है वो निकालते थे, तो उसको पढ़ते थे और फिर बाद में यू कैन मेक अ बिगर पिक्चर या बेटर पिक्चर ड्रॉ कर सक रहे होते थे। यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन और एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस जो है वो दोनों की दोनों चीजें इसी मेन स्टैंडर्ड्स का पार्ट अब बना दी है। अब आपको किसी सेपरेट गाइड को रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। दे हैव बीन एनहांस्ड एंड एडेड एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ओवरऑल बॉडी। इसी के अंदर ही साथ में ही आ रहा होगा एग्जांपल्स ऑफ कंफर्मेंस भी, और आपको एज अ डिपार्टमेंट मैंडेटरी या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स वो भी इसके साथ ही इसमें कवर हो रही होंगी। एडिशनल फीचर्स, फंडामेंटल्स, और इसको पब्लिक सेक्टर में है। इस जो है वो स्टैंडर्ड में जो है ना वो अब इस दफा इस डोमेन में दे हैव अटेम्प्टेड दैट जो है वो गोइंग इनटू द पब्लिक सेक्टर डोमेन एज वेल। सो पब्लिक सेक्टर डोमेन वो जो भी गवर्नमेंट बॉडीज में इंटरनल ऑडिटर्स काम करते हैं, वो तो वहाँ पे इन ऐसी जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए भी जो है वो न्यू स्टैंडर्ड्स में जो है वो गाइडेंस या रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है। अब इसके हम डोमेन को एक ओवरऑल देख लेते हैं। डोमेन 1 पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग से जो है वो पर्टेन करती है। पहले हमने जब देखा था, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू बेसिक डोमेन इंट्रोड्यूस हुई है इसमें। पहले जो थोड़ा बहुत पर्पस एक्सप्लेन होता था वो इस स्टैंडर्ड के इंट्रो में आ रहा था, लेकिन मिशन और पर्पस और डेफिनेशन जो है वो इन सारे को मिक्सअप करके कंप्लीट एक पर्पस का जो है वो पार्ट बना दिया गया है, और जो है वो सेपरेटली उसको डोमेन को कंस्ट्रक्ट करेगा। दिस इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट को एग्जिस्ट करने का या उसका एग्जिस्ट होने का उसका मकसद क्या है, दैट इज कवर्ड इन पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। सेकंड डोमेन जो है वो एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स पे चली गई है। अच्छा,
कोड ऑफ एथिक्स पहले 4 थे, कोड ऑफ एथिक्स को 4 जो कवर थे उनको जो है वो अब 5 में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर आपको याद हो तो हमने जब सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स पढ़ी थी तो उसमें जो है वो एक 1200 सीरीज से वो थी ड्यू केयर प्रोफेशनल केयर की। ड्यू प्रोफेशनल केयर जो कि एट्रीब्यूट पहले ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने इसको अब चेंज करके हैज मेड इट पार्ट ऑफ एथिक्स ओवरऑल, और इसकी डोमेन सेकंड बना दिया एंड इट्स पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अगेन इसमें सिमिलर फॉर्म पे गाइडेंस अवेलेबल, कंफर्मेंस कैसे दिखानी है और एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस क्या होगा, बेसिस फॉर इंप्लीमेंटेशन कंसिडरेशन क्या होगी। पहले जो 2017 का फ्रेमवर्क था उसके साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या प्रॉब्लम ये था कि कोड ऑफ एथिक्स सेपरेटली एग्जिस्ट करते थे, स्टैंडर्ड्स का पार्ट नहीं थे, और कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड एडिशनल गाइडेंस या बेसिस ऑफ वो कंफर्मेंस या वो कंसिडरेशंस वगैरह सेपरेटली अवेलेबल नहीं थी। तो हम सब लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन और उसको देख रहे होते थे। कुछ गाइडेंस इस पे अवेलेबल थी लेकिन वो क्यूए मैनुअल 2017 के अंदर अवेलेबल थी और वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता था यहाँ पे लोगों के पास। इसमें फर्दर डिटेल्स भी हैं, हम थोड़ी सी आगे जाके देखेंगे। अभी जस्ट गिव यू ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट द ओवरऑल फ्रेमवर्क इज। डोमेन 3 जो है वो इस गवर्निंग ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। सो पहले अगर आप जो है वो इंटरनल ऑडिट की जो है वो सुपरविजन या ओवरऑल ओवरसाइट की बात करते थे तो आपके पास जो है वो कि बोर्ड के साथ ऑडिट का रिलेशन कैसा होगा, बोर्ड क्या क्या काम करेगा, मैनेजमेंट से ओवरऑल कैसा रिलेशन होगा, ये सारी की सारी चीजें ये बोर्ड से रिलेटेड थी। ये एट्रीब्यूट में भी आ रही होती थी, ये परफॉर्मेंस के अंदर भी आ रही होती थी। अगर डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंस और रिपोर्टिंग पे बात कर रहे थे तो वो एट्रीब्यूट में आ रही होती थी, क्यूआईपी से रिलेटेड एट्रीब्यूट में आ रही होती थी, इंटरनल ऑडिट प्लान से रिलेटेड बात हो रही तो वो परफॉर्मेंस में आ रही होती थी। एवरीथिंग नाउ which determines the relationship between the internal auditor and the department as well as the board, वो डोमेन 3 के अंदर कवर्ड है। और इसके अंदर उन्होंने एनहांस किया है बोर्ड के रोल को और इसमें काफी चीजें इंट्रोड्यूस कराई। विल लुक एट इट इन डिटेल्स, थोड़ा सा आगे जाके हम इसको देखेंगे। In managing the internal audit function, we are all aware, मैनेजिंग हमेशा से चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक सेपरेट डोमेन है। सो ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड ऑल द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जो कि पहले सेग्रीगेटेड थी और सब की सब सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब डोमेन 4 के अंदर आ गई हैं। सो इफ यू आर अ सीए, डोमेन 4 इज फॉर यू। अगर आप बोर्ड से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं तो डोमेन 3, और अगर आप इंटरनल ऑडिटर हैं तो डोमेन 5। डोमेन 5 जो है वो आपके डे टू डे रूटीन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट उसको कवर कर रही होती है। मूविंग ऑन, ग्लोसरी जो है वो अपडेट हुई। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि इसमें चेंज हो गई नहीं है। कंसल्टिंग सर्विसेज को रिवाइज कर दिया गया, उसका नाम दे बीन रीनेम्ड एज एडवाइजरी सर्विसेज। ओपिनियन जो हम कहते होते थे, मैं ओपिनियन या पुरानी टर्मिनोलॉजी में ओपिनियन यूज हो रहा था बट उसको कंक्लूजन से रिप्लेस कर दिया गया। स्टैंडर्ड्स इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी IAA नाम यूज करते थे, दे रिप्लेस इट विद फंक्शन। पर्पस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको पता है 1000 सीरीज के अंदर कवर हो रहा होता था, उसको अब इंटरनल ऑडिट मैंडेट का नाम दिया जाता है और ये थोड़ा सा आगे जाके हम डिटेल से थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे। और जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जहां पे भी यूज होता था स्टैंडर्ड से इंटरनल ऑडिट में कहीं भी यूज होता था, उसका नाम अब मेथोडोलॉजी से रिप्लेस हो गया। इसके अलावा देयर आर मोर डिटेल्स एग्जिस्टिंग टर्म्स की नई डेफिनेशन, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन अपडेट हुई है, एपिटाइट, फ्रॉड कंट्रोल, बोर्ड की डेफिनेशन अपडेट हुई है और न्यू एडिशन इन द ग्लॉसरी आई है। बहुत सारी चीजें जो है वो डेफिनेशन में इसमें एनहांस हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज ऐड हुई है, बहुत सारे लोग एडवाइजरी सर्विसेज की बात करते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड्स को रेफर करेंगे तो एडवाइजरी सर्विस से रिलेटेड उसने बड़ी अच्छी डेफिनेशंस दी है कि कौन कौन सी चीजें आप एडवाइजरी में ले सकते हैं। बहुत सारे काम जो हम लोग समझते हैं कि वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और जब आप उसमें जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीजें ग्लॉसरी के अंदर ऐड हुई है। आई रिकमेंड जब आप जाएंगे तो इसको स्टैंडर्ड्स में जरूर पढ़ें। मूविंग ऑन, डोमेन 1 पे थोड़ा सा चलते हैं। डोमेन 1 पर्पस है, पर्पस अगेन स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू क्रिएट। अगेन वो सारी चीज जो है वो पहले से आ रही है जो, लेकिन इनसाइट के साथ दिस टाइम द फोकस इज ऑन फोरसाइट। ये फोरसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और फोरसाइट को हम थोड़ा सा आगे जाके मजीद एक्सप्लोर करेंगे। फोरसाइट जो है वो फ्यूचर से रिलेट है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली फंक्शन इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में कैसे जा रहा है। तो द इंटेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स इज कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के GRC प्रोसेसेस में नहीं रखना चाह रहा, बल्कि वो ऑडिटर से बिजनेस के ऊपर भी जो है ना फोरसाइट चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वो अपने एडवाइस या एडवाइजरी रोल या उसको यूज करते हुए बिजनेस को भी डायरेक्शन सेट करे कि उसको कौन से वेंचर्स एवेन्यूज या कौन सी चीजें उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सो दिस इज वन ऑफ द पर्पस जो कि स्टैंडर्ड्स में अब इस दफा
विद अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर्पस 1 डोमेन 1 के अंदर आ चुका हुआ है। ये जो है वो अगेन इसके एनहांसेस, इसके थोड़ी सी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि कब वो एनहांस करता है वैल्यू। ये आपके अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जीआरसी, डिसीजन मेकिंग, ओवरसाइट, रिलेशनशिप एंड एबिलिटी टू सर्व। यहाँ पर आप मैंने हाईलाइट किया है रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। इससे पहले स्टैंडर्ड्स में कहीं भी इंटरनल ऑडिट की रेपुटेशन से रिलेटेड बात नहीं थी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करता था, बात करता था सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट परफॉर्मेंस सीरीज के अंदर 2100 में। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप इफेक्टिवनेस या अच्छे ताल्लुकात की थी कोई बात, तो वो नहीं करता था। स्टैंडर्ड्स नाउ एम्फसाइज कि आपको अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करनी है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, और इसके मल्टीपल चैनल्स या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। ability to serve public interest again is connected to कि अब ये public at large या government sector bodies वहां पे भी जो है वो इसको, इसका रोल या उसके स्पेसिफिक्स को जो है वो एनहांस कर रहे हैं। सेकंड आ जाता है इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। अब यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करूंगा कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स। स्टैंडर्ड पहले भी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स या वो जो है वो बात करता था कि इंटरनल ऑडिट में नेसेसरी रिसोर्सेज और स्टाफ, एडिक्वेटली स्टाफ होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, सब कुछ। ये कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल का वर्ड जो है ना इज न्यू। व्हाई इज इट न्यू? क्योंकि कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की जब वो डेफिनेशन बताता है तो उसमें वो ये इंसिस्ट करना चाह रहा है कि भाई आप CIS को लेकर आओ, क्योंकि अब वो CIS डेजिग्नेशन एज एन एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी भी कह रहे हैं। इसके अलावा जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है उस पे उसकी क्वालिफिकेशन पे कंप्लीट नया स्टैंडर्ड आ गया 7.2 CE क्वालिफिकेशन, और उसमें वो रिकमेंड करता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए तो उसमें ये लिखा हो कि ये सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर है या सच अदर जो है वो कोई क्वालिफिकेशन रखता है, बट उसका फोकस जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी सर्टिफिकेशन उसके ऊपर भी लेकर आना है। यहाँ पे चेंज अब अगेन हम लोग डुअल रिपोर्टिंग और उसको तो पढ़ रहे थे कि स्टैंडर्ड्स में पहले 20 एट्रीब्यूट 1100 सीरीज में डुअल रिपोर्टिंग की बात हो रही थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा इसको इन्हांस करें। हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि अब इन्हांस उन्होंने कैसे किया, थोड़ा सा आगे जाके करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इंडिपेंडेंटली पोजीशन विद डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक मस्ट कह दिया गया है। पहले जो डुअल रिपोर्टिंग थी वो मे बी के नाम से यूज हो रही थी, अब इट मस्ट बी के नाम से जो है ना वो आ रही है। सो यू कैन सी दैट देयर इज एनहांस्ड फोकस है, एनहांस्ड जो है वो वेट एडेड बिहाइंड के जो है ना उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए टू द बोर्ड, तो बहुत स्पेसिफिकली उसने इसके ऊपर फोकस किया है। आगे आ जाते हैं डोमेन 2 के ऊपर। डोमेन 2 इज अबाउट एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। पहला है डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी। इसके अंदर जो है वो इफ यू सी बड़ा क्विकली आपको नजर आएगा नई चीज ऐड हुई है प्रोफेशनल करेज। प्रोफेशनल करेज को मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ऑनेस्टी, एथिकल एक्सपेक्टेशन, लीगल एंड एथिकल बिहेवियर, ये सेम डेफिनेशन, सिमिलर कॉन्सेप्ट रख रहे हैं जो पहले से अवेलेबल था, इसमें कोई खास चेंज नहीं हो रही। वो सेम रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्टी से काम करेगा, एथिकल ऑब्लिगेशंस, लीगल और सारे इम्पेडिमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। ये जो नंबर 1 पे आपने देखा ना डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी, इसके नीचे लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर्स डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी इन देयर वर्क एंड बिहेवियर। ये प्रिंसिपल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले भी प्रिंसिपल्स थे, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल, जो कि उन्होंने टोटल 15 प्रिंसिपल्स बनाए, और इसको जो है वो लिंक करता है कि इसकी कंफर्मेंस तुम नीचे ये 3 जिस तरह डिटेल सब स्टैंडर्ड है जो कि मैंने बताया था 52 में, उनमें से जाके जो है वो देखोगे। जब आप 1.1 पढ़ेंगे या 1.2 1.3 देखेंगे तो आपको कंफर्मेंस कैसे लेकर आनी है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसकी डिटेल्स भी बता रहा होगा। पहले एथिकल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड डिटेल्स नहीं थी। अगेन ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी में जो है वो सेफ गार्डिंग ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर इस दफा फोकस लेकर आ रहा है, और सेफ गार्डिंग से रिलेटेड बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ ऐड कर रहा है। पहले जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, हम थोड़ा सा आगे जाके उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेंस है। अब कॉम्पिटेंस के अंदर जो है वो देयर इज एनहांस्ड फोकस दिस टाइम, वो थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे, वो जब इसकी गाइडेंस है उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा इसे देखेंगे। लेकिन जो नई कैटेगरी ऐड हुई है दैट इज एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल के। अगेन बेयर इन माइंड ये कैटेगरी नहीं है, ये 1200 के अंदर कवर हो रही थी ड्यू प्रोफेशनल के, लेकिन उन्होंने अब इसका एक सेपरेटली एथिकल एंड प्रोफेशनलिज्म के अंदर उसको क्लासिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज ऐड की और उसका नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। जो तो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग पढ़ के आए हैं पहले से एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, उनके लिए स्केप्टिसिज्म नया नहीं है, उन्होंने वहीं पर पढ़ा हुआ कि स्केप्टिसिज्म जो है एक माइंडसेट है, फ्री ऑफ माइंड है, अनबायस्ड है, वो सारी चीज वहां पे पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन जो लोग नए हैं स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड, उस पर हम थोड़ा सा इसको भी आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
अगेन प्रीवियसली ये 1200 सीरीज में कवर होता था। कॉन्फिडेंशियलिटी कोई चेंज नहीं है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन पहले भी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अभी भी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थोड़ी सी डिटेल गाइडेंस सेट हुई है इसके अंदर, और कैसे उसके एविडेंस ऑफ कन्फर्मेंस कैसे रखना आपने वो इस पे उन्होंने डोमेन 2 में कवर किया। मूविंग ऑन प्रोफेशनल करेज, प्रोफेशनल करेज और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दो नई टर्म्स इन्होंने ऐड की हैं। प्रोफेशनल करेज से रिलेटेड थोड़ा सा हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। कहता है कि शुड बी ट्रूथफुल, क्लियर, एक्यूरेट, रिस्पेक्टफुल when expressing skepticism and offering a positive or otherwise opinion। ठीक है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है? ट्रूथफुल कम्युनिकेशन से, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने से, इवन जब आपके सामने डायलेमास भी आ गए और डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ गए, वो इन स्टैंडर्ड्स इंसिस्ट करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर्स इवन इन द इवेंट ऑफ ए सिनेरियो जो कि उनको अफेक्ट कर सकता है, किसी भी फॉर्म पे उनको लगता है कि जो है वो उनकी किसी भी प्रेशर की सिचुएशन जा सकती है, वो स्टिल इंसिस्ट करते हैं कि आप यू शुड स्टे क्लियर, ट्रूथफुल, एक्यूरेट, ओपन एंड रिस्पेक्टफुल इन एवरी रिलेशनशिप। और इसमें आपको करेज दिखानी है। किसने ये एनवायरनमेंट ऑफ कल्चर मेंटेन करना है? ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने मेंटेन करना है। उसने ऐसा एनवायरनमेंट कल्चर क्रिएट करना है अपनी टीम में कि उसके ऑडिटर्स जो है वो महसूस करें या जो है वो फील करें कि दे आर सपोर्टेड इन डूइंग द वर्क एंड डूइंग द जॉब। इसके लिए चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की प्लेसमेंट पे बात हुई है, उससे रिलेटेड वो हम थोड़ा सा आगे जाके कवर करेंगे, लेकिन इसको अगर उसने ऐड किया तो साथ में उसने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग या उससे रिलेटेड भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं। चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी इनहांस वो अवेयरनेस बढ़ाता रहेगा, सीपीज अटेंड करेगा, वर्क प्लेस ट्रेनिंग और सुपरविजन रहेगा, और चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ये वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग और सुपरविजन करवाएगा। तो ये एक आपको ज़हन में रखना चाहिए कि दिस विल बी कन्फर्मेंस, जो कि आपको शायद टेस्ट करने की जरूरत होगी अपने क्यूआरपी प्रोग्राम के अंदर। अगर आप लोगों को पता हो कि जब आप सीआईए की कोई भी आप सर्टिफिकेशन अपनी रिन्यू करवाते हैं साल में, तो वहां पर एक चेक बॉक्स वो कहता है एथिक्स रिलेटेड तुमने की है सीपी, तो आप कहते हैं यस मैंने किया है, तो ये वाली चीज उसके अंदर भी कवर होगी इन फ्यूचर जाके। और सुपरवाइजर से डिस्कस करता रहे अपनी, अगर कोई भी उसे सिचुएशन फेस करता है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इज जो है ना वो इन ऑल कैटेगरीज, प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों में करना है। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्विजिटिव रहेंगे, क्रिटिकली असेस करेंगे इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहेंगे जब भी कंसर्न रेज करने हैं, और इसके अलावा एडिशनल गाइडेंस लेते रहेंगे अगर उन्हें कोई जजमेंट क्रिएट करनी किसी भी ऐसे मैटर्स से रिलेटेड जहाँ पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और देयर इज अ मिसअलाइनमेंट। मैं एक छोटा सा जो है वो एक टेबल दिखा, एक जो है ना आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। स्केप्टिसिज्म जो है वो